गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी और अभी अभी हमने आपको बारिश का वो दृश्य दिखाया जो हमारे एसकेएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सुशोभित कर रहा था, यानी कि हमारे स्कूल को सुशोभित कर रहा था। यानी कि जो बारिश का मौसम है और इस हरियाली में हमारे स्कूल के आंगन को बहुत ही ज़्यादा शोभनीय दृश्य प्रदान करता है। बहुत ही सुहावना और बहुत ही लुभावना यहाँ का दृश्य लगता है। आप सब लोग शायद इसको मिस कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको छोटी सी झलक अपने एसकेएम स्कूल की आपको दिखाई है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की हिंदी क्लास को। आज हिंदी क्लास में हम हिंदी व्याकरण के जरिए अध्याय 3 के संधि के जो शेष भाग रह गए हैं, अब तक हमने 3 भाग कर लिए हैं और अब आज हम चौथा भाग यानी कि पार्ट 4 को शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि संधि को आपने अब तक कितना समझा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो संधि के बारे में सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप संधि में आप हिंदी के ज़रिए आप हिंदी का एक मैथ पढ़ रहे हैं। वो इसलिए बोला था क्योंकि संधि करने के लिए, संधि बनाने के लिए, संधि को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को तोड़फोड़ करनी पड़ती है। तो अब तक वो तोड़फोड़ आप सीख गए होंगे, यानी कि वर्ण विच्छेद करना सीख गए होंगे, संधि को जोड़ना सीख गए होंगे और संधि को बनाना भी सीख गए होंगे। तो इसी की वजह से हमने कहा था कि हम संधि के ज़रिए हिंदी का मैथ पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसे हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि संधि हम कहते किसे हैं, संधि किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिभाषा थी कि किन्हीं 2 सार्थक शब्दों से हम 2 वर्ण निकालेंगे, ठीक है ना। किन्हीं 2 सार्थक शब्दों से हम 2 वर्ण निकालेंगे और उस वर्णों में ये शर्त होगी कि जो हमारा प्रथम शब्द होगा, प्रथम जो शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण, यानी कि जो भी आप शब्द यहाँ लोगे, ठीक है ना, जो भी आपने शब्द लिया उसका क्या होगा, आखिरी वर्ण। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। प्रथम शब्द हो गया, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। उसका क्या लेना है, आखिरी वर्ण लेना है। और जो द्वितीय शब्द होगा, यानी कि जो दूसरा शब्द हम लेंगे, सार्थक शब्द लेंगे, उसका क्या होगा, उसका होगा प्रथम शब्द, प्रथम वर्ण, सॉरी, इसका होगा हमारा, यानी 2 हम सार्थक शब्द लेंगे। जो भी हमने 2 सार्थक शब्द लिए हैं उनमें से प्रथम जो हमारा शब्द यानी कि जो पहला शब्द है उसका हम आखिरी वर्ण लेंगे और जो दूसरा यानी द्वितीय हमारा जो सार्थक शब्द है उसका हम प्रथम वर्ण लेंगे। दोनों का जब मेल होगा वो बनेगी हमारी संधि, यानी कि दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारी संधि बनेगी। ये फॉर्मूला आपका जितनी भी संधियां हैं सभी में काम आने वाला है, इसीलिए इसी फॉर्मूले के जरिए हम सभी संधियों को सीखते आए हैं और आगे भी सीखेंगे। आपके कुछ नियम बदले हैं और आगे भी कुछ नियम बदलेंगे, बट ये फॉर्मूला आपका ऐसा ही रहेगा। इसी के ज़रिए आप आगे वाली संधियों को पढ़ पाएंगे। और हर संधि को पढ़ने के लिए हमने एक मतलब शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, यानी कि छोटे छोटे से सूत्र बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए हम संधि को आसानी से समझ जाते हैं। तो हमारी सबसे पहले ये परिभाषा थी कि किन्हीं 2 सार्थक शब्दों से हम 2 वर्ण निकालेंगे, जिसमें से पहले सार्थक शब्द का आखिरी वर्ण होगा, द्वितीय सार्थक शब्द का पहला वर्ण होगा। दोनों के परस्पर मेल से जो बदलाव या विकार उत्पन्न होगा वो कहलाएगी संधि। संधि को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर से जब मिलान होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से जब मिलान होगा तब वो व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से जब मिलाप होगा, जब उनका और उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो हमारी विसर्ग संधि कहलाएगी। उसके बाद स्वर संधि
5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसमें बताया गया था कि जो हमारे स्वर हैं वो स्वर भी 3 प्रकार से होते हैं, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ में स्वर में संधि में क्या है कि जब लघु स्वर जो लघु यानी कि जो छोटे वाले आपके स्वर हैं, ऋषभ स्वर हैं, उनका जब दीर्घ स्वर से परस्पर मेल होगा तो उसका रिजल्ट हमारे पास दीर्घ स्वर में ही आएगा, यानी कि तब वो दीर्घ स्वर संधि ही बनेगी। इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब जल्दी से हम दूसरी संधि को शुरू करते हैं और आज हम दूसरी संधि को लेने वाले हैं गुण संधि, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम तीसरे नंबर वाली वृद्धि संधि को भी इसी वीडियो में करवाएंगे। यहाँ मैंने गुण संधि की परिभाषा लिखी हुई है। गुण संधि की परिभाषा इस तरह से है, जब अ के बाद ई, उ तथा री, क्या है परिभाषा, जब अ यानी कि आपके जो पहला शब्द होगा, पहला जो शब्द होगा आपका, जो भी आप शब्द लेंगे उसका जो वर्ण होगा आखिरी, वो क्या होगा, या तो आ होगा या आ होगा, या तो अ होगा या आ होगा। पहले शब्द का आखिरी वर्ण, ठीक है ना। पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण होगा वो क्या होगा, या तो अ होगा या अ होगा, ठीक है ना। उसके बाद अ के बाद ई, उ तथा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अ हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इस परिभाषा का कहने का मतलब ये है कि पहला जो आपका शब्द है उसका आखिरी वर्ण आप अगर अ है, ठीक है ना, तो उसका जब मेल होगा, किससे मेल होगा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण से, दूसरे शब्द के पहले वर्ण से। और पहला वर्ण कौन सा हो सकता है, या तो ई होगा या उ होगा या फिर री होगा, ऋषि का, ठीक है ना। यानी कि इन 3 कंडीशन में आ का जब ई से या उ से या री से जब मेल होगा तो उसका जो परिणाम होगा, ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा इनके मेल से, यानी कि इनकी प्लस करने से, तो वो या तो ये होंगे या ओ होगा, ठीक है, या तो ये होगा या ओ होगा या फिर अर होगा। और मतलब ये आधा रा वाला रा, जो अ है और रा है, रा के नीचे हलन है, इसका मतलब रा कैसा होगा, आधा होगा। तो इसका आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास ये है, परिभाषा के अकॉर्डिंग। परिभाषा क्या है गुण संधि की, कि जब आ के बाद ई, उ तथा री स्वर आते हैं, यानी कि जो आपका पहला शब्द है उसका जो आखिरी वर्ण है उसमें आपका अ या अ होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था वर्ण विच्छेद करना, कि अगर आपको वर्ण की पहचान है कि कौन से शब्द में कौन सा वर्ण प्लस है, या ना किस स्वर के सहायता से वो वर्ण लिखा हुआ है या बोला हुआ है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं आपको पता है तो आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए, और जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको हर वर्ण के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से वर्ण में कौन से व्यंजन में स्वर लगे होते हैं ना, तो कौन से व्यंजन में यानी कौन से वर्ण में किस स्वर की सहायता ली गई है, यानी कि उसका पहला और आखिरी वर्ण कौन सा हो सकता है। तो इसीलिए वर्ण विच्छेद भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहले वर्ण में जो पहले शब्द में जो आखिरी वर्ण होगा वो अ होगा, या तो आ आएगा, छोटा आ आएगा या बड़ा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका दूसरे शब्द का, यानी जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, इसमें क्या होगा, पहला वर्ण, तो उसके लिए आपको या तो ई होगी या उ होगा या री होगी। इन 3 में से मतलब ये जो 3 फॉर्मूले जोड़े हैं, ई का, उ का और री का, ये तो अकेला है, इसकी कोई जोड़ी नहीं है, यानी कि 5 जो वर्ण है, इन 5 में से अगर पहला वर्ण में शामिल है आपके, तो उसके बाद जो आपका प्लस होगा
ताकि आपको पूरा सूत्र तरीके से बता देते ताकि आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। परिभाषा के आधार पर हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं ई को, ठीक है ना। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, ये रहेगी धन यानी कि प्लस ई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आ का जब ई से मिलान होगा या बड़े आ का ई से मिलान होगा या छोटे आ का बड़े ई से मिलान होगा या बड़े आ का बड़े ई से मिलान होगा, यानी अ का ई से आ का ई से अ का ई या आ का ई। यहाँ पे मैंने छोटा आ का छोटी ई से मिलान किया है, बड़ा आ का बड़ी छोटी ई से मिलान किया है, फिर हमने फिर से छोटा आ का बड़ी ई से मिलान किया है और बड़ा आ का बड़ी ई से मिलान किया है। इन चारों कंडीशन में जब आपका मेल होगा तो आपका ये परिणाम आएगा, यानी कि आपका क्या आएगा, ए, ठीक है ना। रिजल्ट क्या आएगा आपका, ए आएगा। और ए की जो मात्रिक रूप है यानी कि ए की जो मात्रा लगती है वो कैसे लगती है, ऐसे लगती है। यानी कि जब हमें स्वर के साथ ए लिखना होता है तब हम ए वाला ए नहीं लिखते हैं, हम उसकी मात्रा लगाते हैं। मात्रिक रूप हो जाने से, व्यंजन में मात्रिक रूप हो जाने से उसमें ए का उच्चारण आता है, ठीक है ना। तो इन चारों कंडीशन में जब हमारा मतलब वो होगा, रिजल्ट आएगा वो हमारा ए से आएगा, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसे आप चाहें तो हर शॉर्ट ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट ले लें परिभाषा के साथ कि आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। इसके आगे हम आपको इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल देने से पहले आपको एक मैं थोड़ा और डिटेल बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे अ लिखा हुआ है, इसका मेल आपका होना है, किससे होना है, ई से या उ से या होना है री से, ठीक है। अब आपको यहाँ ये और बता देते कि किसके मेल से क्या बनेगा। तो जब अ का, इसको यहाँ लिख देती हूँ, यानी कि जो आपका पहला शब्द उसका जो आखिरी वर्ण होगा उसमें ये चीज होनी चाहिए। उनका फिर जब पहले दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मतलब उसमें ये शब्द, ये वर्ण और ये वर्ण होंगे तो मेल होगा। तो अगर जब आपका अ से मेल होगा ई से तो आपका ये रिजल्ट आएगा और इसकी मात्रिक भाषा मात्रिक जो रूप होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो बनेगा अ का उ से, तो आपका जो परिणाम होगा यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा ओ और इसका मात्रिक रूप होगा ए, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा नंबर पे जो आपका ऋषि वाले री से आपका मेल जो होगा तो उसका रिजल्ट आएगा वो होगा अर, और अर में ये रा में आपका हलंत होगा, इसका मतलब जो रा है वो आधा है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यानी कि पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, यानी कि ये तीन रूप आपके बनेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है ना। शब्द वही है, फॉर्मूला वही है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और उन पहले वर्ण में और आखिरी वर्ण में क्या चीज आखिरी वर्ण में और पहले वर्ण में क्या चीज मिलेगी, तो क्या मिलकर क्या रिजल्ट आएगा हमारा, वो भी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब फटाफट हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमें शब्द मिले हैं, 2 सार्थक शब्द हैं, उमा और ईश। ये दोनों सार्थक शब्द हैं। उमा मतलब होता है पार्वती माँ को उमा कहते हैं, तो उमा, और ईश मतलब ईश्वर यानी प्रभु। तो दोनों हमारे पास सार्थक शब्द हैं। अब शर्त क्या है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण, तो इसमें आखिरी वर्ण क्या होगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए। तो हम ऊ, नन, माँ को हम हलंत लगा के लिखेंगे और फिर प्लस फिर आ, ठीक है ना। यही होगा ना
वर्ण विच्छेद हमारा, इस उमा का वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारा आखिरी वर्ण कौन सा है, आ है, तो हम आ को लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पहला वर्ण हमारा ये स्वर है, तो स्वर यानी कि ई, दोनों का प्लस हो गया ना, ठीक है। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए बनेगा, और इसका मात्रिक रूप क्या होगा, ई मात्रा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो हमने क्या निकाला है, ए निकाला है, ठीक है, प्लस करेंगे, बाकी का हमारा क्या बचा है, बचा हुआ है। माँ के नीचे हम हलंत लगाएंगे, इसका मतलब आधा माँ है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, शा बचा हुआ है, तो हम शा को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको हमें प्लस करना है, यानी कि ये जो माँ है आधा है, ठीक है ना, बिना स्वर के है, इसे हमें स्वर के साथ पूरा माँ बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूप क्या हो जाएगा, अगर हम इसको माँ पूरा रूप अगर ए के साथ लिखें तो क्या ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तब हमारे पास ये 3 वर्ण हो जाएंगे, और 3 वर्ण होने के मतलब क्या है कि 3 वर्णों वाला शब्द हो जाएगा। तो ए लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको उच्चारण में, ए। तो ऐसा नहीं है, जब हम स्वर को ए की मात्रा ए और आई को या ओ या औ को हम किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका जो वास्तविक रूप बनता है वो मात्रा के साथ बनता है, यानी कि ये जो है क्या बन जाएगा, माँ के ऊपर मात्रा लग जाएगी, और शा, हमारे पास जो बचा है शा, क्या बन गया, उमेश, क्या बन गया, उमेश बन गया। तो इस तरह से हमने इसको संधि विच्छेद किया हुआ है, संधि की हुई है, सॉरी। अब हम इसकी संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सेम वही वर्ड लिख लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कौन सा शब्द है, उमेश है, यहाँ पे हमने संधि की थी, 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ के हमने संधि की थी। अब हम संधि विच्छेद करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जहाँ पे एक ही मात्रा, जहाँ पे 2 शब्दों के बीच में एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि यहीं पे संधि हुई है। तो इसी शब्द को हम तोड़ेंगे, यानी कि हम ए बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ए हमने बाहर निकाल लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, शा बचा, यहाँ पे हमारे पास ऊ बचा, ठीक है ना। माँ के नीचे हलंत लगा के लिखेंगे क्योंकि ये स्वरहित हो गया, हमने ये बाहर निकाल लिया। इसका हमारा वास्तविक रूप क्या है, मात्रिक रूप क्या है, ए, ये हमारा मात्रिक रूप है और ये हमारा वास्तविक रूप है। इसको अब हमारे पास जो शब्द बचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो ये इस ई से बना हुआ है, या तो ये आ से बना हुआ है, या ये ई से बना हुआ है, यही है ना, यही पूछा गया था ना, अ या ई। तो इन शब्दों को हमें पता करना है कि ये सार्थक है या नहीं है, या कौन सी मात्रा किससे बनी हुई है। तो अब हम इनको दोनों के साथ लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने आ के साथ लिख लिया, इसमें हम हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि हम स्वर के साथ लिख रहे हैं। इसमें हमने पूरा माँ लिखा है, इसको हमने आ के साथ लिखा, इसको हमने बड़े आ के साथ लिखा। यहाँ पे फिर हमने इसको ईश को, कौन सा शब्द है हमारे पास, ईश, शा है, तो हम इसको छोटे ई के साथ लिखेंगे और यहाँ पे हम बड़े ई के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, तो हमारा सार्थक शब्द नहीं है, का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये कट हो गया। इसका मतलब ये कि इस आ का हमने यूज नहीं किया, इस आ का हमारे शब्द से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास फिर क्या बचा, उमा, इसमें आ की मात्रा, इसका मतलब ये है इससे हमारा ये उमा बना हुआ है। उसी प्रकार से हिंदी में इश कोई शब्द नहीं होता है, इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग है। हमारा सही क्या है, ईश है। ईश मतलब प्रभु होता है, भगवान होता है। उमा मतलब पार्वती जी को हम उमा देवी कहते हैं, उमा कहते हैं। तो हमारा जो प्लस हुआ है, यानी कि जो हमारा शब्द बना हुआ है वो उमा धन ईश यानी कि उमेश बना हुआ है। क्लियर हो गया आप सबको? तो इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल्स और इसके जो शॉर्ट ट्रिक और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट संधि की ओर चलते हैं। चलिए हम दूसरा जोड़ा ले लेते हैं। एक जोड़ा हमारा अ से कंप्लीट हो गया,
वो है उ। ठीक है, तो हम उ के बारे में ले लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, वही सेम फॉर्मूला है, आखिरी वर्ण पहला वर्ण। ओके, सो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट में चलते हैं कि जब आ का उ से यानी छोटा उ से मेल होगा, या बड़ा आ का बड़ा छोटा उ से मेल होगा, या फिर छोटा आ का बड़ा उ से, या बड़ा आ का बड़ा उ से। इन चारों कंडीशन में यानी अ का उ से, आ का उ से, अ का उ से, या आ का उ से। ठीक है ना, इन चारों कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, हमारा ओ। क्या बनेगा, ओ। ओ ओखली का यानी कि ओ बनेगा, और इसका मात्रिक रूप क्या होगा, ये, यानी कि नीचे डंडी होगी, ऊपर एक मात्रा होगी। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि ये हमारा सूत्र है जिसके जरिए अब हमें सवाल करना है, यानी कि हिंदी का हमें मैथ करना है। तो ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या है, वही है आखिरी वर्ण और पहला वर्ण। ठीक है, ये वो फॉर्मूला तो आपका सारी संधियों में चलेगा, उसे आप उनको दिमाग में फिक्स रखिए। तो ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है ना, इन कंडीशन में हमें हमारा रिजल्ट जो आएगा, यानी कि जो हमारा सॉल्व निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक शब्द है, सॉरी दो शब्द हैं, एक तो लेना नहीं है, दो लेना है, क्योंकि जब हम संधि करेंगे तब हमारे पास दो शब्द होंगे, और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब हमारे पास एक ही शब्द होगा, और उसे फिर हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे दो शब्द है, जल और उर्मी। ठीक है ना, जल और उर्मी। तो जल का मतलब तो आप जानते ही हो, जल क्या किसे कहते हैं, पानी को कहते हैं, और उर्मी यानी कि धारा को बोलते हैं। तो इनका मीनिंग है, यानी कि ये सार्थक शब्द है। इसका हम आखिरी वर्ण निकालेंगे, क्या निकलेगा, हमारा छोटा आ निकलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वर्ण विच्छेद करके देख लीजिए। जल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका आखिरी जो वर्ण आएगा वो आपका छोटा आ आएगा, और यहाँ पे आपका जो आखिरी वर्ण है, वो पहला वर्ण है, सॉरी, वो है बड़ा ओ। दोनों का हमने प्लस किया, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ओ आया, जिसकी मात्रा लगेगी ए। मात्रिक रूप इसका ये हो गया, वास्तविक रूप इसका ये हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले इस ओ को उठा लेते हैं, यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं ओ को। ठीक है ना, इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। यहाँ पे जो इसका शब्द बचा हुआ है, यानी कि बाकी जो इसका शब्द है वो हो गया जल। जल में हम ला में हम हलंत लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये स्वरहित है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है मील, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब वही चीज ये जो ओ है वो किसको पूरा करेगा, इस ला को पूरा करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा और क्या हो जाएगा, जलो हो जाएगा ना, क्योंकि ये ओ की मात्रा के साथ हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जल ओ ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जल ओ हो जाएगा, हमें जलो लिखना है। तो जलो लिखने के लिए हमें इसकी मात्रा लगानी पड़ेगी। आप हमेशा याद रखिए, जब व्यंजन के साथ मात्रा होती है या स्वर, जो भी स्वर होते हैं, बिना स्वर के तो ये लिखे या बोले नहीं जाते हैं व्यंजन सारे, लेकिन उनका मात्रिक रूप होता है या उनके उच्चारण के साथ होता है। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है तो उसमें हलंत प्रूफ करता है कि ये बिना स्वर के है या स्वर के साथ है, इस तरह से। ठीक है ना, बाकी जब सभी की मात्राएं होती हैं, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, तो उनके हिसाब से हमारे जो वास्तविक जो रूप लिखे जाएंगे वो इस तरह से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जलो लिख लिया, बाकी शब्द क्या बचा हमारा, बी बचा है। क्या हो गया, जलोर्मी। क्या हो गया, जलोर्मी। जलोर्मी मतलब जल की धारा। ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो गया। अब चलिए इसको संधि विच्छेद कर देते हैं, उसी प्रकार से करना है, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है ना, जलोर्मी। इसको जहाँ शब्द में बीचों बीच जो भी मात्रा आपकी आए, ए की, ओ की, वो आपकी संधि है, यानी अब वहाँ से आपकी संधि हुई है। इस एस को भी आप दिमाग में रखें। तो यहाँ से हम फटाफट ओ निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ हमने ओ निकाला, बाकी हमारे पास क्या बचा, जल बचा। जल में ला में हम हलंत लगा देंगे, आधा ला हो गया। यहाँ पे हमने मीठी लिख दिया। ठीक है ना, अब ये देखिए, जल, ओ और मी। अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे, आपको ये तो पता चले गया कि ये जो ओ आपका बना हुआ है वो किससे बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम ये जो ओ बना हुआ है वो या तो वो किससे बना है, उ
और ऊ से, या तो छोटा ऊ से बना है या बड़ा ऊ के मेल से बना है, और यहाँ पे आ या आ से बना हुआ है। इनके मेल से ही बना हुआ है ना। हमारा स्टार्टिंग में सूत्र क्या था, अ या आ, यानी कि इनका जब मेल होगा तब हमारी मात्रा ओ की बनेगी। तो इनकी मात्रा से ही ओ बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम जल लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हमने छोटा आ के साथ लिख लिया, जला भी लिख लिया बड़े आ के साथ। फिर यहाँ पे हम छोटा ओ के साथ उर्मी लिखेंगे और ऊर्मी लिखेंगे, ठीक है ना। तो सार्थक शब्द में जल तो होता है, जल तो होता है, जल यानी पानी होता है, जला मतलब नहीं होता है। जला क्रिया हो गई, कोई वो शब्द नहीं हुआ, सार्थक शब्द नहीं हुआ, तो जला हमें नहीं करना है। और उर्मी में भी छोटी मान ही आती है, उर्मी लिखते समय बड़ा ऊ होता है, तो इसका मतलब हमारा इसके मेल से ये चीज बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। और हमारा शब्द क्या निकल कर आया, जलोर्मी, यानी कि जल की धारा, यानी कि पानी की धारा। ओके, मेल होगा वो होगा री ऋषि, यानी कि ये तीसरा जोड़ा हमारे पास है, आ प्लस री। इसका मतलब ये है कि आ का प्लस री ऋषि से या आ का प्लस री से, यहाँ पे दो ही चीजें आएंगी, आ और री अकेला है। तो इनका जब मेल होगा, यानी कि आपस में जब इनका मेल होगा तो रिजल्ट हमारे पास आएगा अर। क्या आएगा, अर। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, छोटा आ, रा, और रा के नीचे ये हलंत होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये रा हमारा आधा है। तो ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र के हिसाब से हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि महर्षि क्या है, महा धन ऋषि। इसे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। महर्षि, इसका जो आखिरी वर्ण हमने निकाला वो क्या निकाला, आ निकाला। इसका क्या है, री है, ठीक है। यही है ना, ये स्वर है, इसका तो निकालना नहीं, स्वर तो खुद ही अपने आप में व्यंजन के साथ लगा होता है। तो जहाँ पे स्वर अकेला है तो वहाँ पे स्वर का स्वर ही उतारा जाएगा, और यहाँ पे ये व्यंजन के साथ लगा था, इसलिए हमने स्वर को निकाला है। और इन दोनों के मेल से जो रिजल्ट आया है, यानी कि जो कुछ भी बना है वो क्या बना हुआ है, अर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अर हमने निकाला था उसे हम यहाँ लिख लेंगे। शेष हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऋषि बचा हुआ है, उसे हम लिख लेंगे, सॉरी, और यहाँ पे हम मह लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने माँ ह लिखा, का के नीचे हलंत है, अर लिखा है, अर में रा के नीचे हलंत है, और ऋषि लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको पूरा करवाना है हमें। इसको जब हम पूरा करेंगे तो कैसे बन जाएगा, माँ और हा, माँ और हा हो गया। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें क्या लिखना है। अब ये अ है, ठीक है ना। अगर हम इसको विच्छेद के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, विच्छेद के साथ लिखेंगे तो माँ धन आ, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे कि माँ के साथ हमने क्या जोड़ा है, आ जोड़ा है, फिर हा के साथ हमारा क्या है, आ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, ये रा है। अब रा के बाद फिर हमारा ये सा, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि जब हमने इसको पूरा किया तो हमारा ये पूरा माँ आ गया, ठीक है। ये पूरा हमने किया तो ये हमारा हा आ गया, ठीक है, महा हो गया। अब शी लिखने के लिए तो और रा लिखने के लिए तो यहाँ पे शर्त ये है कि जब रा आधा होता है, यानी कि रा के नीचे हलन है, तो इसका मतलब ये है कि रा आधा है। तो जब रा आधा होता है और उसके आगे कोई स्वर होता है तो स्वर यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा लगी, यानी कि रा आधा है और छोटी ई की मात्रा इसके जस्ट आगे है। तब क्या होगा कि ये रा को यहाँ से उठा के अपने सिर पे यानी अपने कंधे में यहाँ बिठा लेगा और रा की मात्रा इस तरह से लग जाएगी, तो बन जाएगा हमारा महर्षि। क्या बन जाएगा हमारा
महर्षि। तो इस तरह से ये हमारी संधि विच्छेद हो गई। अब इसको अगर हम फटाफट संधि विच्छेद करना चाहें, अभी हमने क्या किया था, संधि की थी, अब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं। तो माँ हो गया, महर्षि हमने शब्द लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शब्द क्या है कि जहाँ पे आपका जब भी रा आधा हो, ठीक है ना, जब भी रा आधा हो और उसके आगे स्वर हो तो ये रा यहाँ से हटके इस मात्रा के साथ लग जाएगा, यानी कि स्वर के साथ लग जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी शर्त हो गई। और अब है महर्षि को तोड़ने के लिए। तो महर्षि को तोड़ने के लिए हमने कहाँ से जोड़ा था, इसको अर से जोड़ा था। हम सबसे पहले इसका अर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अर निकाल लिया, बाकी शब्द हम क्या लिखेंगे, मह लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे और आधा हमारा क्या बचेगा, सी बचेगा, ठीक है ना। अब ये अर जो है वो इसको पूरा करेगा। किस प्रकार से पूरा करेगा, पहले तो ये माँ को महा को पूरा करेगा। इसको लिखने के लिए हम एक बार और ये देख लेते हैं कि ये जो है माँ है, ये किससे बना हुआ है, इस या तो आ और आ के मेल से और प्लस री के मेल से ये हमारा अर बना हुआ है, ठीक है ना। यही है ना सूत्र। तो हम इसको मह लिख लेंगे, यानी छोटे आ के साथ लिख लेंगे, फिर हम इसको महा लिख लेंगे, यानी कि आ के साथ लिख लेंगे। यहाँ पे हम सी लिख लेंगे, ऋषि लिख लेंगे, सॉरी ऋषि लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी हम ऋषि लिख लेंगे, ठीक है। जब हम ये लिख लेंगे, अब मह देखिए, मह कोई शब्द नहीं होता है, महा शब्द होता है, महा यानी बड़ा, और ऋषि, तो इसका मतलब ये है कि महा ऋषि, यानी कि इसके मेल से हमारा महर्षि बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये गुण संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वो वृद्धि स्वर संधि हम अगली वीडियो में करवा पाएंगे। थैंक यू।